देखो भाई अपना चल रहा था गैस इन लिक्विड, है ना। सोलिबिलिटी ऑफ गैस चल रहा था किसमें, लिक्विड। और इसमें फैक्टर पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलिबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं, है ना। उसमें पहला पढ़ लिया था अपन ने क्या, नेचर ऑफ गैस पढ़ लिया था, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर लिख दिया था क्या, ठीक है क्या टेम्परेचर। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ले लेते हैं और फिर ले लेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में पढ़ लेंगे हेनरी का नियम, ठीक है। तो टेम्परेचर ले लें, है ना। ये रहा तो भाई दूसरा ले रहे अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई सुनो, देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान देना भाई। अपन ने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। दो चीज पढ़ी, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने एक चीज पढ़ी थी भाई, पॉजिटिव का मीन्स क्या था, मतलब बढ़ना या घटना। अपन ने ऐसे लिखा था, देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था आपने प्लस dc/dt, या प्लस के इंडिकेट कर रहा था, बढ़ना या घटना, इंक्रीमेंट ना, इंक्रीज था ये पॉजिटिव, है ना। और अगर माइनस dc/dt था तो ये कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा था कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और यहाँ ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा था कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी प्लस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी dc/dt से, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, माइनस लगा दिया था तो ये इंडिकेट हो रहा था कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्लस लगा दिया था तो इसका मतलब कंसंट्रेशन। तो सीधी बात है भाई, अगर इंक्रीज हो ना तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस, सही है। इंक्रीज हो तो प्लस और डिक्रीज हो तो बस इसी बात को यहाँ लिख दूं मैं। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्लस, तो डेल एच बराबर पॉजिटिव लिख दूं। डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेल एच इक्वल नेगेटिव लिख दूं, ठीक है। डेल एच नेगेटिव कब होता है, एक्सो या एंडो, बाहर निकलती है, तो डेल एच नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। और पॉजिटिव होता है किसमें, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात ये है भाई कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल एच बराबर नेगेटिव होता है, और नेगेटिव से यहाँ समझना, हालांकि इस नेगेटिव का इस डिक्रीज इंक्रीज से कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। वो तो याद रखने का तरीका अपना, नेगेटिव है मतलब डिक्रीज होएगी, तो ध्यान रखना अगर डेल एच नेगेटिव हो तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होएगी, डेल एच पॉजिटिव हो इंक्रीज। ये अपन ने पढ़ लिया, ली चैटेलियर का प्रिंसिपल है ना भाई। अब इस ली चैटेलियर के प्रिंसिपल को अपन लगाते हैं गैसों पर, और अपन कर क्या रहे हैं बताओ। इस पानी में अपन किसी गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, और उसको अपन ने लिखा था किससे, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से, है ना भाई। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है ml में वॉल्यूम इस गैस का। मान लो मैं आपसे कहूं कि किसी गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब क्या है,
2 ml, हमें 2 नहीं 0.2 मान लिया, 0.2 है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, इसका मतलब क्या है 0.2 ml गैस 1 ml पानी में है, ये मतलब इसका, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बताता है कि कितनी गैस 1 ml में घुली हुई है। वापस आ जाओ यहाँ, अब मेरे पास कैटेगरी है 2 भाई, एक कैटेगरी तो है हीलियम की और हाइड्रोजन की, है ना, और दूसरी कैटेगरी है मेरे पास किसकी, रिमेनिंग गैस, और बच गई कौन सी, CO2, O2, N2, ये गैस बच गई, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कौन सी गैस जब पानी में घुलती है तो होता क्या है, O2, CO2, एक रिएक्शन लिख दो फिर बताऊंगा। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं कि मैंने पानी में CO2 गैस घोली, खैर इस बात को भी छोड़ो यार, एक बार बताओ आप, तो यहां बताओ डेल H बराबर नेगेटिव, डेल H बराबर पॉजिटिव, डेल G बराबर पॉजिटिव, डेल G बराबर नेगेटिव, डेल S बराबर पॉजिटिव, डेल S बराबर नेगेटिव। ये दोनों तो एंथैल्पी चेंजेज है, ये दोनों गिब्स फ्री एनर्जी है, और ये एंट्रोपी है ना। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा सब मैं बता रहा हूं, हालांकि कोई प्रोसेस कोई रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं वो ओनली डेल जी बताता है, क्योंकि ये डेल जी, डेल एच, डेल एस सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन बताता ये भी है, ये भी बताता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, लेकिन डेल जी में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसकी बात कर लें पहले, डेल जी बराबर पॉजिटिव, डेल जी बराबर नेगेटिव, डेल जी बराबर नेगेटिव होगा ना तो स्पॉन्टेनियस होगी, और पॉजिटिव होएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये तो डेल जी के आधार पे होता है। डेल एस के बेस पे ले, ठीक है। डेल एस क्या होता है, एंट्रोपी, या फिर मैं कहूं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है ना भाई, क्या है रैंडमनेस होती रहे। और ध्यान रखना ये बर्फ है, ठीक है, इसको रख दो, थोड़ी देर में पिघल गई, ठीक है। अब बताओ रैंडमनेस इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, फैल गया ना इधर उधर, इधर उधर फैल गया तो इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई भाई, सही है। बर्फ को आप यहां रख दो, थोड़ी देर रखा रहने दो, बताओ वो अपने आप पिघलेगी कि नहीं, अपने आप पिघल जाएगी ना। बर्फ अपने आप पिघलती है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और जब बर्फ पिघलेगी तो डेल एस बढ़ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल एस को समझो, डेल एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस। पानी से भाप, बादल बनते हैं जो, ये पानी, और इससे जब भाप बनेगी, जब पानी के कण जो है वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल। बताओ इस पानी से इसकी वेपर का बनना अपने आप होता है या नहीं, अपने आप होता है भाई नेचर में, तो अपन थोड़ी ना पानी जाकर गर्म कर दे, बादल बनेंगे भाई, स्पॉन्टेनियस। और देखो यहाँ बताओ आप, यहाँ पानी के पार्टिकल पास पास थे, यहाँ क्या हो गए, दूर दूर हो गए, मतलब डेल एस बराबर तो डेल एस पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल एच के बेस पे ले अपन CaO और एक NaCl, ये पानी, ठीक है। CaO को पानी पटका, NaCl को पानी पटका, इतना सारा NaCl ये पटक दिया, और ये पटका CaO, ठीक है। नमक पिसा हुआ न ले, अगर मान लो NaCl की जो डली आती है ना, वो पूरी डली डाल दी मैंने, और यह C होगा तो पूरा आता ही है,
टंटा आता है ना। तो इस CO को डाल दिया मैंने, NaCl को डाल दिया, दोनों नीचे डाल दिया। कौन सा सॉल्यूशन गर्म हो जाता है? CO। देखा होगा ऐसे CO को पानी डालने पर बुलबुल निकलते पूरा उबल जाता है, वेपर बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है कि अंदर जा रही है? बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो डेल H बराबर नेगेटिव है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ CaO और NaCl दोनों को डालने पर थोड़ी देर में कौन सा अपने आप घुल जाएगा? ये तो अपने आप घुल जाएगा, पूरा पानी अपने आप सफेद हो जाएगा। सही है कि पूरा पानी सफेद हो जाएगा? या फिर हाथ दिख रहा है, आप रोड करके उसको घोड़ते हैं, अपना हो जाता है ना। ठीक है, NaCl डली डाल दिया आपने, नहीं घुलेगा जब तक गर्म नहीं करोगे, जब तक। सही है कि नहीं भाई? तो CaO अपने आप घुल रहा है, अपने आप घुल रहा है, इसका मतलब डेल H बराबर नेगेटिव। तो ध्यान रखना डेल H बराबर नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर बात? आगे बात ये वाली समझ, इनको मैं ऊपर अप्लाई कर दूं। ठीक है, पानी में O2 CO2 अपने आप घुलती या नहीं, ये बताओ पहले तो। पानी में CO2 अपने आप घुलती है या नहीं? अपने आप घुलती है भाई। पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो बायोलॉजी से पढ़ते हैं, उनमें गिल्स होती है, ऑक्सीजन अंदर, मतलब पानी को अंदर ले जाती है, फिर पानी में से ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं वो। ऐसी कुछ उसमें स्ट्रक्चर होती है जलीय जीवों में। ठीक है भाई, तो होगा क्या, पानी में O2 CO2 अपने आप घुल जाती है, पानी में O2 CO2 अपने आप घुल जाते हैं, और अपने आप घुल रही हैं तो इसका मतलब डेल H बराबर नेगेटिव होगा भाई। तो ध्यान रखना H2O में जब CO2 घुल करके H2CO3 बनाता है तो वहां एनर्जी बाहर निकलेगी भाई, उसमें बाहर निकलेगी। बोलो सही है कि नहीं? इसका मतलब प्रोसेस कैसी है ये? डेल H बराबर नेगेटिव। ध्यान रखना जितनी भी गैस है ना, इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी गैस है, उन सभी गैस जब पानी में घुलेंगी, डिजोल्व होंगी, तो वहां डेल H बराबर नेगेटिव होता है, इसलिए अपने आप घुल जाती हैं। O2 CO2 N2 पानी में अपने आप घुल जाती है। क्यों घुल जाती हैं? डेल H बराबर नेगेटिव है। अरे अपना आप अगर कोई चीज घुल गई तो डेल H बराबर नेगेटिव है भाई। अपन टेम्परेचर के इफेक्ट देख रहे हैं तो मैं डेल H को ही बताऊंगा, इनकी बात ही नहीं करूंगा। ठीक है ना भाई? कोई गैस पानी में अपने आप घुल गई मतलब डेल H बराबर नेगेटिव। सही है ये? अपने आप घुल गई तो ये जो रिमेनिंग गैसें हैं ये अपने आप पानी में घुल जाती है, अपने आप घुल जाती है, इसका मतलब डेल H बराबर नेगेटिव। डेल H बराबर नेगेटिव, इसका मतलब प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इनको छोड़ करके हीलियम और H2 ये अपने आप नहीं घुलती, अपने आप नहीं घुलती, इसका मतलब डेल H बराबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक है। अब अप्लाई करेंगे अपन टेम्परेचर का इफेक्ट। पहले तो मैंने ये बताया कि कौन सी गैस जब पानी में घुलती है तो प्रोसेस एंडो होगी या एक्सो होगी, ये बताया मैंने। और ये कोई वैसे नहीं है, जो नॉन एग्जाम्पल है अपन जानते हैं कि भाई CO2 पानी में अपने आप घुलती है, CO2 पानी में अपने आप घुलती है, तो भाई डेल H बराबर नेगेटिव होगा। बोलो सही, डेल H बराबर नेगेटिव होगा यदि वो अपने आप घुलती है। तो ये जो गैसें हैं ये अपने आप घुलती हैं, अपने आप घुलती है तो डेल H बराबर नेगेटिव। हाइड्रोजन हीलियम अपने आप नहीं घुलती, अपने आप नहीं घुलती मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं ऊपर वाला नियम। देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलबिलिटी पॉजिटिव इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलबिलिटी, ये अप्लाई कर दिया भाई। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डेल H बराबर पॉजिटिव आता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलबिलिटी बढ़ेगी। और जो भी गैसें हैं रिमेनिंग गैसें उनके लिए डेल H की वैल्यू नेगेटिव होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी और टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलबिलिटी। ठीक है, मछली है
पानी में, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करेगी गर्म में? बोलो। जैसा वैसे में रहेगी। क्यों? ना बात वो नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पसंद की। अब ऐसे तो घर में अपने को रोज दाल रोटी मिलती है, हमारी बात नहीं कर रहा मैं, मेरी बात कर रहा हूँ मालूम है नहीं। अब मैं कहूँगा साहब आपको दाल रोटी पसंद है क्या? ना यार मिलती है इसलिए खा लेता हूँ। सही है कि नहीं? नहीं मेरे को तो पनीर पसंद है, फलाना पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, सही है कि नहीं? लेकिन मिलती है तो खा लेता हूँ। अब उसके सामने ऑप्शन रख दिए कि एक ठंडा पानी, अब एक ठंडा पानी एक गर्म पानी है, तो वो ठंडे पानी में रहना पसंद करेगी। क्यों? उसको भी ये नियम पता है कि अगर गर्म पानी है तो वह टेम्परेचर ज्यादा होगा और उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं उसको, भाई दिक्कत आएगी उसको ऑक्सीजन लेने में। सही है कि नहीं? इसलिए वो गर्म पानी में नहीं रहेगी, किस में रहना पसंद करेगी? ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी उसमें। ठीक है ना भाई? ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है भाई कि हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी भी गैसें हैं O2 N2, जैसे मालूम है ऐसे ही लिख दूं, O2 N2 CO2, इनकी बात करें तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब गर्म करोगे तो ये गैसें हैं ना वो पानी से बाहर निकल। ठीक है, ये हो गया अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको उतार दो, फिर इसमें 2 लाइन और लिखवा दूंगा, है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उतारो। रेगुलर है, नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई चीज नहीं समझ आया उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछो। तो ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन और हीलियम अपने आप नहीं उड़ती, गरम करोगे जब उड़ेगी, और सारी गैस गरम करोगे तो बाहर निकल जाएगी। एक दो लाइन लिख।
बोलो भाई। देखो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, at constant pressure the solubility of gases decrease on increased temperature। सही है। देखो ये रहा, टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज है। किन की बात की जा रही है? ये सारी गैस, उन दोनों को छोड़ो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे देखिए, energy is absorbed on dissolve of H2 and He, hydrogen और helium, dissolve of hydrogen and helium, so that एनर्जी एब्जॉर्ब, इसका मतलब एंडो है। यस सर, एंडो है तो एंडो तो डेल एच बराबर पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सो द solubility of H2, He increase on increasing temperature, थर्ड आ जाओ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें तो वही है भाई, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना। तो अपन इसलिए कहेंगे कि पोलर गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अमोनिया, HCl, SO2 गैस है, ये सारी क्या है? पोलर गैस है नहीं? पोलर प्लस माइनस है, सबका प्लस माइनस है, तो ये डिजोल्व होंगी, बोलो किस में? H2O में, क्योंकि H2O क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, प्लस माइनस है ना। और मान लीजिए N2, O2, Cl2, इनकी बात करूं, है ना, ये कौन सी है? कोवलेंट गैस, है ना, कोवलेंट गैस है, या फिर इनको बोला जाएगा क्या? नॉन पोलर गैस। ये डिजोल्व होंगी, बताओ किस में? डिजोल्व होंगी किस में? नॉन पोलर में। बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, क्या है ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई? कि नॉन पोलर गैस डिजोल्व इन
नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां तो अपन ने क्या लगा दिया बताओ, लाइक डिजोल्व लाइक लगा दिया, ठीक है, हटाओ। मैडम अगला जाओ भाई, क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और यहां पढ़ेंगे अपन क्या, हेनरी को लोग, विलियम हेनरी, है ना। तो देखो अपन इसमें क्या देखते हैं भाई, पहले तो आप ये बताओ मेरे को, कोई भी गैस है मेरे पास तो मैं ले लूं डब्ल्यू जी, गैस का वेट, है ना। अब आप बताओ मेरे को मोल कैसे निकालूंगा मैं, एन W/M, सही है। मोल निकाल लिया, मोल निकालने के बाद मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, एक्स गैस खुद का बटा खुद का मतलब एन गैस है, कुल एन गैस प्लस NH2O। अपन क्या कर रहे हैं, गैस को पानी बोल रहे हैं ना, तो दो ही तो चीज होगी वहां, कंपोनेंट तो होंगे, गैस और एक पानी, खुद का बटा कुल, गैस का बटा गैस प्लस पानी, ये निकाल लिया आपने मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना भाई। आपको अगर W दिया हुआ हो किसी भी गैस का, जैसे मान लो CO2 है मेरे पास, तो CO2 का वेट दिया हुआ हो तो आप उसकी मोल निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि M तो आपको पता होता ही है, CO2 का 44 होता है, CO2 का, O2 का 32 पता होता है। तो आप W अगर आपको पता हो तो आप उसका N निकाल लो, और जब मोल निकाल लिया आपने तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, छोटा m भी निकाल सकते हैं आप, मोलैलिटी W/M इंटू 1000/WA, ये B है,
सही है। ये मोलैलिटी का फार्मूला है, 1 किलो पानी में ग्राम मोलों की संख्या, सही है ना भाई। नंबर ऑफ ग्राम मोल जो कि डिजोल्व है किसमें, 1 किलोग्राम में भाई, लीटर में नहीं। लीटर में बोल दिया तो वो तो बड़ा एम हो जाता है। बड़ा एम बराबर क्या हो जाता है, W बटा एम इंटू 1000 बटा VmL। तो अगर वॉल्यूम ले लेगा ना सॉल्यूशन का जब, तो वो बड़ा एम हो जाएगा, और सॉल्वेंट का वेट ले लेगा तो वो छोटा एम हो जाएगा। ये इधर की चीज है, ठीक है। तो बताओ भाई आप, अगर मान लो मैं किसी भी चीज की W बढ़ाऊंगा, मैं कहूँ 1 ग्राम बोल दिया, फिर मैं 2 ग्राम बोल दिया, 3 ग्राम बोल दिया, 4 ग्राम बोल दिया, मतलब W बढ़ा रहा हूँ। तो बताओ W बढ़ाने पर मोल बढ़ेगा अग्नि, क्योंकि देखो N की भी W में डायरेक्ट। तो अगर मैं किसी भी चीज का W बढ़ाऊंगा, है ना भाई, तो N बढ़ेगा। देखो D बराबर क्या होता है, ये M क्या है, मास ही तो है, और ये W क्या है, तो ध्यान रखना W भी ले लेते हैं, M भी ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो बताओ मास अगर बढ़ता है तो मोल बढ़ेगा, और मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, X गैस भी इंक्रीज होगा, मोलैलिटी बढ़ेगी। देखो मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, W पे डिपेंड कर रही है ना, तो मोलैलिटी बढ़ेगी भाई, सही है कि किसी भी गैस की अगर मात्रा बढ़ती है, अमाउंट बढ़ता है, तो उसका मोल बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोलैलिटी बढ़ेगी। आगे पसंद नहीं है, ठीक है। आगे जाकर के अपन पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, उसके W पे डिपेंड करती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो सोल्यूट के वेट पे डिपेंड करती है। मान लो अगर मान लो आप सोल्यूट का W बढ़ाते जाओगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। तो मैं ऐसे कहूंगा W बढ़ा दो, चाहे मोल बढ़ा दो, चाहे मोल फ्रैक्शन बढ़ा दो, चाहे मोलैलिटी बढ़ा दो, बात तो एक ही है, सही है नहीं भाई। आपने W बढ़ाया इसका मतलब मोल बढ़ा दिया, मोल बढ़ा दिया इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ा दी, मोल बढ़ा दिया इसका मतलब मोलैलिटी बढ़ा दी भाई, ठीक है। पानी है और इसके ऊपर यहां पर ये CO2 गैस है भाई। बताओ CO2 गैस पानी में अपने आप घुलती है कि नहीं? अपने आप घुलती है, लेकिन धीरे 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 घुलती रहेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दूँ सपोज, और इसको दबाऊँ, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो बताओ ये CO2 इसमें कम घुलेगी, ज़्यादा घुल जाएगी ना। प्रेशर बढ़ाते जाओ, ज़्यादा घुलती जाएगी। तो इस गैस की इस पानी में जो कम घुल रही है, ज़्यादा है ना, जितनी ज़्यादा मात्रा घुलेगी, मैं उस को लिख रहा हूँ M से, ठीक है ना भाई। ये अमाउंट ऑफ गैस है जो कि डिजोल्व हो रहा है किसमें, H2O में। बताओ ये M डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा प्रेशर बढ़ाने पर? इंक्रीज होगा ना, यानी प्रेशर आप बढ़ाओगे तो M इंक्रीज होगा। ये M क्या है, मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी नहीं है भाई, अभी मोलैलिटी नहीं है। ये जो गैस है ना, इस गैस का अमाउंट है जो कि डिजोल्व है किसमें, H2O। इस H2O में इस CO2 की घुली हुई मात्रा है, अमाउंट है CO2 का जो इसमें घुल रहा है किसमें, तो बताओ भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो कम घुलेगा कि ज़्यादा? M ज़्यादा होगा, सही है। सिंपल सा नियम है ये तो, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो CO2 ज़्यादा घुलेगी, तो प्रेशर बढ़ाने पर M बढ़ेगा, सही है। तो अब मैं इसको चाहे अब बोल दूं, M का मतलब W है, M बोल दो चाहे W बढ़ेगा कब, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो, ठीक है ना भाई। गैस की इसमें घुली हुई मात्रा बढ़ जाएगी यदि प्रेशर बढ़ा दोगे तो, ठीक है। कौन सा रिलेशन हो गया भाई, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि प्रेशर बढ़ाने पर W बढ़ जाएगा। अब मैं सबको जोड़ दूं,
प्रेशर बढ़ाओगे तो डब्ल्यू बढ़ जाएगा, मोल बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मोलिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो सही नहीं भाई? तो ध्यान रखना, अगर प्रेशर आप बढ़ा देते हैं या गैस का प्रेशर अपने आप ही ज्यादा हो जाए तो बताओ गैस पानी में कम घुलेगी ज्यादा? ज्यादा घुलेगी। इसका मतलब डब्ल्यू ज्यादा, एन ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा, आई बात समझ? दोबारा बताओ, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बताओ एम क्या होगा? बढ़ेगा ना। ये घुली गैस की मात्रा है भाई, है ना, अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड गैस। प्रेशर बढ़ाओगे तो एम बढ़ेगा। कौन सा रिलेशन हो गया? एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पी। ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको उठाओ तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा इधर। एच लगा दिया हेनरी ने, ये तो कांस्टेंट लगाते हैं अपन, उसने एच और लगा दिया उसके। इसका मतलब क्या है? ये हेनरी का कांस्टेंट है। ठीक है, हो गया ये। मान लो मैं W के रूप में इसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा, मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो बात तो वही होगी क्या? एक्स गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P। बोलो सही कि नहीं? क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उस गैस का W बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोलिलिटी बढ़ेगी। सही है कि नहीं भाई? तो कोई सा भी लगा, यहां भी वही कांस्टेंट लगाऊंगा मैं, एक्स गैस बराबर के पी। कौन सा लगाते? के। अब जब यहां पर निकाल दो, देखो वैल्यू एक्स गैस जो भी आएगा पी का भाग दे दो, के आ जाएगा। यहां पर इस एम में पी का भाग दे दो, क्या जाएगा? के एच आएगा। तो यहां से के निकाल लो और यहां से के एच निकाल लो। जब उन दोनों में रिलेशन देखा गया ना, तो वो रिलेशन ये मिला, के बराबर 1/KH। ये रिलेशन मिला दोनों में। तो अब बताओ मैं इस के की जगह 1/KH रख सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? एक्स गैस बराबर P/KH। ये हो गया आपके पास हेनरी का नियम भाई। बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है बताओ? एक्स गैस बढ़ता जाएगा भाई यदि प्रेशर बढ़ाते जाओगे। ठीक है, और आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ इस प्रकार का जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, एक्स गैस बढ़ता जाएगा। आप लोगों के अमाउंट ऑफ गैस ले तो यहाँ एक्स गैस की जगह एम ले लेना। ठीक है ना भाई? ये हो गया आपके पास हेनरी का नियम। तो सिंपल है, प्रेशर बढ़ाओगे तो डब्ल्यू बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोलिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपन ले लेते हैं इसकी लिमिटेशन भाई। लिमिटेशन ऑफ देखो भाई, सुनो पहली बात, कुछ कंडीशनें हैं, ये 4 कंडीशन है। हेनरी का लॉ लगेगा या नहीं, इसकी 4 कंडीशन है। देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि टेम्परेचर है ना भाई, बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, कोई गैस को आप पानी में घोल रहे हो, क्या क्या कंडीशन लगाओगे आप? प्रेशर बढ़ाया जाएगा और टेम्परेचर कम किया जाएगा।
टेम्परेचर कम होना चाहिए, ध्यान रखना। थोड़ी देर पहले बात चल रही थी ना, ठंडा पानी गर्म पानी, तो गर्म पानी हुआ तो उसमें गैसें घुलेंगी नहीं, ठीक है। तो कोई भी गैस पानी में घुले उसके लिए दो कंडीशन है, प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद में देखा जाएगा कि CO2 उसमें घुलती है नहीं घुलती, ये चीजें। अब आ जाओ इधर, मैं कह रहा हूं कि मान लो टेम्परेचर, एक चीज और, CO2 गैस पानी में कब तक घुलती रहेगी भाई? जब तक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाएगा। सैचुरेटेड हो गया उसके बाद हम थोड़ी घोल सकते हो आप, ठीक है ना, सही है ना भाई? तो सैचुरेटेड हो जाए सॉल्यूशन उसके बाद में नहीं। टेम्परेचर बहुत कम है, किसी जगह का टेम्परेचर बहुत कम है, और आप वहां चले गए हेनरी का एक्सपेरिमेंट करने, आपने पानी ले लिया और वहां पर CO2 गैस ही, और फिर आप वहां का पानी लिया आपने, वहां गए, वहां का पानी लिया, फिर आप प्रेशर लगा रहे हो, देख रहे हो CO2 घुलेगी कि नहीं, वहां CO2 नहीं घुल रही। प्रेशर तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन CO2 नहीं घुल रही। आप कहोगे कि हेनरी तो गलत कह रहा था, CO2 तो घुल ही नहीं रही प्रेशर बढ़ाने पर। लेकिन आपने ये चीज तो देखी नहीं कि वहां का टेम्परेचर बहुत कम है और वहां CO2 अपने आप ही बहुत ज्यादा घुल गई, और सॉल्यूशन मतलब जो पानी है वो क्या बना हुआ है, सैचुरेटेड बना हुआ है ऑलरेडी। तो वहां तो हेनरी का लो लगेगा ही नहीं। तो हेनरी का लो कब नहीं लगेगा? जब टेम्परेचर बहुत कम हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो। किसी जगह ऐसी जगह चले गए जहां प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तो वहां तो CO2 जितनी घुलनी थी वो घुल चुकी, और वहां का पानी लेकर के फिर आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना भाई। तीसरी कंडीशन, अमोनिया है, आपको बता पानी से क्रिया करके क्या बना देता है, NH4OH बना देता है। यहां भी हेनरी का लो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पानी ले लिया, अमोनिया गैस ले ली, दोनों को डिब्बे में बंद किया। अब आप देखोगे साहब प्रेशर लगा रहा हूं मैं, जब तक आप प्रेशर लगाने की सोचोगे, बात करोगे, जितने में तो अमोनिया उड़ गई, सैचुरेटेड बन गया। क्यों? क्योंकि जो गैसें सोलवेंट से रिएक्ट करते हैं उनकी सोलबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये अमोनिया तो पानी में अपने आप ही घुल चुका, आपके प्रेशर का वेट इंतजार नहीं करेगा, तो यहां भी नहीं लगेगा। जितनी अमोनिया पानी में घुलनी थी वो घुल जाएगी। फिर आप कहोगे साहब प्रेशर लगा रहा हूं नहीं घुल रही, अब नियम लगेगा ही नहीं। क्यों? वो तो पहले ही घुल गई, प्रेशर लगाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और चौथा है हेनरी का नियम नहीं लगेगा यदि आप उस सोल्यूट को डालने पर, जैसे HCl था, HCl आपने भेजी, जाते ही वो आयोनाइज हो जाती है, H+Cl- में टूट जाती है, H+ और टूट गई ना। अब बताओ टूट गई तो वो तो घुल गई अपने आप ही, प्रेशर का इंतजार करेगी क्या? नहीं करेगी। तो अगर कोई गैस आयोनाइज हो जाए या एसोसिएट हो जाए, है ना भाई, या तो उसका आयोनाइजेशन हो जाए या उसका एसोसिएशन हो जाए, तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इन चार कंडीशन में HCl टूट जाता है, किसमें? H+Cl-। तो ये चार कंडीशन है, कौन कौन सी? टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, आयोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये चार कंडीशन है जहां पर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा भाई, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई? प्रेशर बढ़ाओगे तो कम उड़ेगी, ज्यादा उड़ जाएगी, बस ये लो भाई, ठीक है। लेकिन ये चीज करेंगे अपन कांस्टेंट टेम्परेचर पर। प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो द सोलिडिटी ऑफ ना, दोनों डाल दिए थे यार, राइडिंग नहीं डाली के पता, ये रहा ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी लॉ।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हेनरी लॉ। The solubility of gases is maximum affected by the change in pressure. ठीक है, नीचे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ at constant temperature the amount of gas constant में लिखना स्मॉल m है ना, amount of gas given in unit volume of the solvent, is directly proportional to the pressure applied by the gas at equilibrium condition. ठीक है, अभी उतार। अच्छा, इसको उतारने के लिए जगह छोड़ दो, आधे जरा पन्ना लिमिटेशन लिखवा दो ना, आधा पन्ना छोड़ो और इसमें लिखो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ इसमें लिखो, हेनरी लॉ एप्लीकेबल ओनली when फर्स्ट लिखें प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, गैस should not be react with solvent. The gas should not be ionized. और एक और लिख दें, the gas should not be associated एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, आयोनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए।
के बीच के एच के बीच रिलेशन लिख दो ना आगे। एप्लीकेशन बच गया इसकी और फिर इसके न्यूमेरिकल है। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से आता भाई, इससे पिछले वाला है ना वो कंसंट्रेशन की लिमिट है, उसमें आ जाता। हो गया भाई? कल छुट्टी देगी ना।